हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर ए और आप हैं मेरे चैनल लेट्स अचीव टुगेदर पे। आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि हम इनकम टैक्स पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। इस पार्ट में मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि हम ITR 1 कैसे फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबके लिए, और इसलिए मैंने इस वीडियो में A to Z चीज़ें कवर की हैं ITR 1 से रिलेटेड। अगर आपने इस वीडियो को एक बार ढंग से समझ लिया तो आपको कभी भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप खुद की तो रिटर्न फाइल कर ही पाएंगे। और अगर आप किसी और की भी फाइल करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपना ब्राउज़र खोल लिया है। ब्राउज़र में यहाँ सर्च बार में हम e-filing.gov सर्च करेंगे, gov.in। ई फाइलिंग सर्च करते ही सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है ई फाइलिंग होम पेज, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट खुल गई है। ये पॉपअप को क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करते ही यहाँ राइट साइड में देखिए 3 ऑप्शन दिखा रहा है, तो हम लॉग इन हेयर पे क्लिक कर देंगे। लॉग इन हेयर पे क्लिक करते ही देखिए ये यूज़र आईडी पासवर्ड मांग रहा है और कैप्चा कोड मांग रहा है। दोस्तों, जो पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करते हैं तब आपको ये यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलता है। अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है और नहीं जानते कि कैसे करते हैं, तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिससे मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप कि हम इनकम टैक्स पोर्टल पर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मैं अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ और ये कैप्चा डाल दूंगा जो यहाँ ऊपर दिया गया है। मैंने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड और ये कैप्चा जो यहाँ पे शो कर रहा है ऊपर मैंने डाल दिया है। उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। देखिए आपका अकाउंट लॉगिन हो गया है। तो चलिए ITR फाइल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ई फाइल में जो ऑप्शन दिखा रहा है इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ 4 डिटेल मांग रहा है। पहला है पैन, सेकंड है असेसमेंट ईयर, थर्ड है ITR फॉर्म नंबर, फोर्थ है सबमिशन मोड। फर्स्ट में जो पैन है वो ऑटो फिल्ड होके आ जाएगा। सेकंड में आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। दोस्तों, आप जिस फाइनेंशियल ईयर रिटर्न भर रहे होते हैं उसका जो नेक्स्ट ईयर होता है उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। जैसे हम फाइनेंशियल ईयर 1920 की रिटर्न भर रहे हैं तो 2021 हमारा असेसमेंट ईयर होगा, जो कि हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है ITR फॉर्म नंबर। देखिए यहाँ पर 5 टाइप की ITR दिखा रहा है, ITR 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों, ITR 1 वो फाइल करते हैं जो रेसिडेंट हैं और टोटल इनकम 50 लाख तक की है, सैलरी से, एक हाउस प्रॉपर्टी से एंड अदर सोर्सेज जैसे बैंक इंटरेस्ट एक्सेट्रा, और जिनकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक है। लेकिन अगर आपकी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है या एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा होती है, वो ITR 2 भरेंगे। ITR 3 उन लोगों के लिए होती है जिनकी इनकम बिजनेस प्रोफेशन से होती है, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। ITR 4 वो फाइल करते हैं जिनकी बिजनेस प्रोफेशन से 50 लाख तक की इनकम होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को छोड़ के। ITR 5 लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए होती हैं। हम यहाँ पर ITR 1 की बात कर रहे हैं तो हम ITR 1 पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद है फाइलिंग टाइप मांग रहा है, जिसमें एक ही ऑप्शन है ओरिजिनल रिवाइज रिटर्न, इस पर क्लिक कर देंगे। लास्ट है सबमिशन मोड। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखा रहा है, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन एंड अपलोड XML। अगर आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ITR एक्सेल फाइल में डिटेल्स फिल करके अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड XML को सेलेक्ट करेंगे और अपनी एक्सेल फाइल अपलोड कर देंगे। हम ऑनलाइन बनाने वाले हैं तो हम प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन पर सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने करते ही देखिए कह रहा है कि नीचे दी हुई डिटेल रिटर्न में ऑटो फिल होके आएंगी, जैसे कि पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, एड्रेस और भी बहुत सारे हैं। तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ हमसे प्री फिल कंसेंट मांग रहा है। ऑनलाइन के लिए कह रहा है कि प्री फिल डाटा है उसको चेक करें फॉर्म सबमिट करने से पहले, और ऑफलाइन के लिए कह रहा है कि इंश्योर कीजिए कि आपने जो XML फाइल प्रिपेयर की है वो लेटेस्ट वर्जन है, जो कि ई फाइलिंग पोर्टल पे अवेलेबल है। तो हम चेक बॉक्स पे क्लिक करके एग्री कर देंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही देखिए आपका इनकम टैक्स रिटर्न खुल गई है, जिसको हमें फिल करके सबमिट करनी है। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि ITR 1 सहज इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न, और नीचे लिखा हुआ है उनके लिए है जो रेजिडेंट हैं, टोटल इनकम 50 लाख तक है, सैलरी से, वन हाउस प्रॉपर्टी से एंड अदर सोर्सेज से जैसे बैंक इंटरेस्ट एक्सेट्रा, एंड जिनकी एग्रीकल्चर से इनकम 5,000 तक की है।
बाकी नीचे आएंगे, देखिए रिटर्न नो पार्ट में है, या कह लीजिए पेजेस हैं जिसमें हमने डिटेल्स फिल करनी है। मैं पेजेस वर्ड यूज़ करूंगा ताकि आगे जाके कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। चलिए एक एक करके सभी पेजेस के बारे में जानते हैं और रिटर्न फाइल करते हैं। सबसे पहले है जनरल इंस्ट्रक्शंस। यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं रिटर्न से रिलेटेड कि आपको क्या करना है क्या नहीं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर या यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। सेकंड पेज में यहाँ सबसे पहले आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है जो कि ऑटो फिल्ड होके आएंगी, जो कि आपके अकाउंट्स में रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि पैन, नेम, आधार, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस। उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, पेंशनर, अदर। तो आप जिस कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हैं आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आप अदर सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि हम करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि आप जनरल फाइल कर रहे हैं या कोई आपको नोटिस आया है आईटी डिपार्टमेंट से, उसके रिस्पॉन्स से फाइल कर रहे हैं। तो हम जनरल फाइल कर रहे हैं तो ये फाइल अंडर सेक्शन को ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ अंडर सेक्शन सेलेक्ट करना है। 139(1) सेलेक्ट करेंगे अगर आप ड्यू डेट यानी 30 नवंबर 2020 से पहले भर रहे हैं या फिर ड्यू डेट को ही भर रहे हैं। 139(4) सेलेक्ट करेंगे अगर ड्यू डेट के बाद भर रहे हैं। 139(5) सेलेक्ट करेंगे अगर आप पहले भर चुके हैं रिटर्न पर उसमें कुछ चेंजेस हैं और रिवाइज रिटर्न भर रहे हैं तो। उसके बाद लास्ट है 119(2)B, आफ्टर कंडेंसेशन ऑफ डिले। इसका मतलब है कि आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है पर उसको वेरीफाई नहीं किया विद इन टाइम लिमिट, जो कि 120 दिन के अंदर में करानी होती है। तो आप ये पार्ट सेलेक्ट करके रिक्वेस्ट करते हैं और अपना डिले का रीज़न डिफाइन करते हैं। हम यहाँ ड्यू डेट से पहले रिटर्न भर रहे हैं तो पहले वाला 139(1) सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए पूछ रहा है कि आप ये रिटर्न सेक्शन 139(1) के 7th प्रोविजो के अंडर फाइल कर रहे हैं, जिसमें आप एक दो कंडीशन को फुलफिल करते हैं, वरना आपको ज़रूरत नहीं है रिटर्न फाइल करने की। तो इजी वे में कहें तो इसमें कह रहा है कि जैसे आपके इनकम 2.5 लाख से कम है और आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, पर सेक्शन 139(1) में कुछ ऐसे प्रोविजो दिए हैं जो आप पर अप्लाई होते हैं एक दो, इसलिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उन प्रोविजो में से कुछ के एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं, जैसे अगर आपने एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ऊपर पैसे जमा किए हैं, या आपने फॉरेन कंट्री ट्रैवल पे 2 लाख खर्च किए हैं, चाहे वो खुद के लिए ट्रैवल हो या किसी और के लिए, या आपने इलेक्ट्रिसिटी पे 1 लाख से ज़्यादा खर्च किया है पिछले साल में। तो अगर आप पर इनमें से कोई भी एप्लीकेबल होता है तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, चाहे आपकी इनकम 2.5 लाख से कम ही क्यों ना हो। अगर एप्लीकेबल है तो यस सेलेक्ट करके ये तीनों डिटेल फिल करनी पड़ेंगी, और अगर नहीं है तो नो पर सिलेक्ट कर देंगे। तो हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमारी 2.5 लाख से ऊपर इनकम है और हमारे लिए फाइल करना मैंडेटरी है, तो हम नो को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। दोस्तों आ गए हम इनकम टैक्स रिटर्न के मेन पेज पे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। तो इसमें इस पेज में आपको सारी अपने इनकम की डिटेल देनी है और डिडक्शंस की डिटेल देनी है, तो और लास्ट में ही आ जाके आपका ये टोटल टैक्स कैलकुलेट करके बता देगा आपको। तो देखिए पेज 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट बी टोटल इनकम के लिए, पार्ट सी टोटल डिडक्शंस के लिए, और पार्ट डी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। तो जितना टैक्स बनेगा वो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट करके आपको बता देगा। तो देखिए सबसे पहले पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी पे देखिए ग्रॉस टोटल इनकम, ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। B1 सैलरी से इनकम के लिए, B2 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम के लिए, B3 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि बैंक इंटरेस्ट। तो दोस्तों इससे पहले जो मैंने अभी तक वीडियो में बताया वो डिटेल्स मोस्टली कॉमन रहेंगी हर किसी के लिए, पर इस पेज से जो भी आगे की डिटेल्स हैं वो सेम नहीं होंगी, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होंगी, सबकी अलग अलग होंगी। किसी का सोर्स ऑफ इनकम कुछ हो सकता है और कुछ नहीं, किसी का डिडक्शंस हो सकते हैं किसी के नहीं, और हो सकता है किसी का टीडीएस बहुत कटा हो और किसी का बिल्कुल नहीं। तो मैं आईटीआर के पार्ट में 2 सिचुएशन को कवर करने वाला हूं जो कि मोस्ट कॉमन सिचुएशंस हैं। फर्स्ट सिचुएशन उन लोगों के लिए जिनकी टोटल इनकम 5,60,000 तक है, 5.5 लाख सैलरी से प्लस बैंक इंटरेस्ट से 10,000 तक, और मैं ये भी एज्यूम करूंगा कि उनकी कोई भी डिडक्शंस नहीं है और उनका कोई टीडीएस नहीं कटा है। फिर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे वो जीरो टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सेकंड सिचुएशन उन लोगों के लिए होगी जिनकी टोटल इनकम 5.5 लाख से ऊपर है और सोर्स ऑफ इनकम सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और बैंक इंटरेस्ट है, और इस सिचुएशन में ये कंसीडर करूंगा कि उनका टीडीएस भी कटा है और डिडक्शंस भी हैं कुछ कॉमन, जैसे पीएफ, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन एटसेट्रा। तो दोस्तों पहले मैंने प्लान किया था कि मैं ये दोनों सिचुएशन को एक ही वीडियो में कवर करूंगा, पर इस टॉपिक में इतना कुछ है बताने के लिए तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं सेकंड सिचुएशन के लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूं जल्द ही, जो कि इस इनकम टैक्स रिटर्न की वीडियो सीरीज का पार्ट 3 होगा।
इस वीडियो में पूरी आईटी रिटर्न कवर करूंगा सिचुएशन फर्स्ट के हिसाब से। चलिए फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से रिटर्न फाइल करते हैं। तो सबसे पहले है B1 ग्रॉस सैलरी। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे अपनी टोटल एनुअल सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). सेक्शन 71 में कुछ 8 पॉइंट दिए हुए हैं जो सैलरी के अंदर इंक्लूड कर किए जाएंगे, जैसे कि वेजेस, पेंशन, ग्रेचुटी, एडवांस फ्रॉम सैलरी एक्सेट्रा। तो उन सबका टोटल हम यहाँ डाल देंगे। बी है वैल्यू ऑफ परक्विजिट एज पर सेक्शन 17(2). परक्विजिट का मतलब होता है बेनिफिट। इसमें भी कुछ 8 पॉइंट हैं जो कि इसमें ऐड करते हैं। एग्जांपल जैसे कि अगर आपको आपके एम्प्लॉयर ने कोई घर दिया हुआ है जिसको कोई रेंट आपको नहीं पे करना पड़ता, या फिर कंसेशन पे आपको कोई हाउस दिया हुआ है, तो आपको जो बेनिफिट मिला है उसकी वैल्यू निकाल के आपको अपने इनकम में दिखाना होगा यहाँ बी पार्ट में। अगर रेंट फ्री हाउस है तो जितने महीने फ्री रहे हैं उतने महीने का रेंट की वैल्यू, और अगर कंसेशन मिला है तो कितना कंसेशन मिला है उतनी वैल्यू आपको निकाल कर यहाँ शो करनी होगी। सी है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(3). अगर आपको अपने प्रेजेंट या पुराने एम्प्लॉयर से कोई कंपनसेशन मिला है जॉब के छोड़ने पर या कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होने पर, तो इस पार्ट में ऐड होंगी। तो इस पार्ट को फिल करने से पहले मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि सेक्शन 17 में जो जो पॉइंट दिए हैं उसको एक बार देख लें, और जो जो आप पर एप्लीकेबल हैं उसके हिसाब से अपनी इनकम कैलकुलेट करके ही यहाँ फिल करें। मैं डिस्क्रिप्शन में सेक्शन 17 का लिंक डाल दूंगा जहाँ पर आप पढ़ पाएंगे। तो मैं यहाँ ग्रॉस सैलरी में 5.5 लाख इनकम डाल दूंगा। उसके बाद नीचे देखिए कह रहा है कि अंडर सेक्शन 10 में कुछ अलाउंसेस हैं जो कि एग्जेम्प्टेड हैं। उसके बाद कह रहा है कि पर इंश्योर कीजिए जो भी आप अलाउंसेस यहाँ क्लेम करने वाले हैं वो ऊपर सैलरी इनकम में इंक्लूड किए होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इनकम दिखा नहीं रहे और डिडक्शंस ले रहे हो। चलिए देखते हैं, यहाँ कुछ अलाउंसेस की लिस्ट है जो कि एग्जेम्प्टेड है। कुछ के मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे कि लीव ट्रैवल अलाउंस, यानी कोई ट्रैवल किया है और उस पर एक्सपेंसेस हुए हैं तो यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम अप टू जितना आपको अपनी कंपनी से मिला है एक साल में। इसकी भी कुछ कंडीशन है, जैसे कि मैक्सिमम 2 ट्रिप तक ही अलाउड है सेम ईयर में, और आप इसको 4 साल के ब्लॉक में एक ही बार क्लेम कर सकते हैं। अर्न लीव एनकैशमेंट, अगर कोई अर्न लीव बची थी आपके लीव अकाउंट में और कंपनी ने उसका एनकैशमेंट किया है, यानी उसके बदले में आपको कैश दिया है, तो वो आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। अलाउंस अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट HRA, अगर आप रेंट पर रहते हैं और रेंट पे करते हैं और आपको कंपनी से HRA भी मिलता है तो उसको आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं, पर आपको पूरा रेंट का एग्जाम्पशन नहीं मिलता। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कैलकुलेट करने की, जिसको कैलकुलेट नहीं करना आता उनके लिए मैं लिंक में HRA कैलकुलेटर डाल दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप अपना एलिजिबल HRA कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्टली केस में ये लीव ट्रैवल अलाउंस यानी शॉर्ट फॉर्म में जिसको LTA कहते हैं, या फिर ये हाउस रेंट अलाउंस ही होता है। तो अभी हम यहाँ कोई अलाउंस नहीं क्लेम करेंगे। तो उसके बाद है नेट सैलरी, मतलब कि ग्रॉस सैलरी माइनस एग्जॉन्टेड सैलरी, जो कि हमने कुछ क्लेम नहीं की है। उसके बाद नीचे आते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 4A 4B 4C। तो जिनकी इनकम फ्रॉम सैलरी होती है उनको मैक्सिमम अप टू 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, जो ये ऑटो फिल होके आ जाएगी। उसके बाद है एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है मैक्सिमम अप टू 5,000। फिर है प्रोफेशनल टैक्स, जिसको एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी कहते हैं। अगर आप कोई टैक्स देते हैं स्टेट को, म्यूनसिपलिटी को, डिस्ट्रिक्ट और लोकल बोर्ड को एज टैक्स ऑन प्रोफेशन ट्रेड, तो वो आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। फिर यहाँ लास्ट में बता रहा है इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड सैलरी 3-4। उसके बाद है B2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसको हम अभी स्किप करेंगे क्योंकि इस सिचुएशन में हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं है। सेकंड सिचुएशन में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दोस्तों यहाँ पे चार या 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, अगर आपका सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आता है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर रखे हैं, बैंक में कोई डिपॉजिट कर रखी है तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। अगर कोई इनकम टैक्स के रिफंड से इंटरेस्ट मिला है तो उसको इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड सिलेक्ट करेंगे। तो अगर फैमिली पेंशन कोई मिली है तो फैमिली पेंशन सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई और सोर्स है इनकम का तो एनी अदर सिलेक्ट करेंगे। तो हम इस केस में मान रहे हैं कि हमारा सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आपका दो चीज़ों से इनकम है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट से भी है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट से भी है, तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आप इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर है तो। अगर नहीं है तो दोबारा यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद डिलीट पे बटन दबा क्लिक कर देंगे। दोस्तों इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट से जो है 10,000 तक का जो है एग्जाम्प्ट होता है, मतलब अगर आपका इंटरेस्ट बैंक से 10,000 तक आता है तो वो नीचे डिडक्शन से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ में है हम डाल देते हैं 10,000 फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट।
उसके बाद कह रहा है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 57 इन केस ऑफ फैमिली पेंशन। तो अगर हमने यहाँ फैमिली पेंशन दिखाई है तो यहाँ हम 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन के डिडक्शंस ले सकते हैं। देखिए हमारा इनकम फ्रॉम पार्ट खत्म हो गया है। B4 में हमारी टोटल B1 B2 B3 की इनकम टोटल होके आ जाएगी। उसके बाद है पेज का पार्ट C, डिडक्शंस पार्ट। तो सबसे पहले जो है एक डिक्लेरेशन मांग रहा है, इसको मैं अभी स्किप करूंगा। इसके बारे में हम डिस्कस ये डिडक्शंस पार्ट कंप्लीट करने के बाद करेंगे। तो सबसे पहले ATC, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है या PF कटा है, इक्विटी शेयर और डिबेंचर में इन्वेस्ट किए हैं तो उसको आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। फिर है ATCCC, अगर कोई पेंशन फंड में इन्वेस्ट किए हैं तो उसको यहाँ क्लेम कर पाएंगे। फिर है ATCCD1, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किए हैं तो यहाँ क्लेम कर पाएंगे, पर उसकी मैक्सिमम लिमिट 10% ऑफ सैलरी होगी नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के लिए, एंड 14% ऑफ सैलरी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। ध्यान रखिए जो तीनों हैं ATC, ATCCC एंड ATCCD1 का टोटल आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही क्लेम कर सकते हैं। फिर आते हैं ATCCD1B, देखिए ये भी सेम है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किए हैं तो, पर इसकी लिमिट 50,000 तक की है, ऊपर वाले में 10% सैलरी था। मान लीजिए अगर आपने 1,05,000 पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किए हैं तो 10% ऑफ सैलरी 55,000 आप ऊपर क्लेम कर पाएंगे और 50,000 तक या नीचे क्लेम कर सकते हैं। फिर है ATCCD2, अगर एम्प्लॉयर की तरफ से आपके ब्याह पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट किए गए हैं तो यहाँ क्लेम कर पाएंगे। इसकी लिमिट भी ATCCD1 की तरह ही रहेगी, 14% ऑफ टोटल सैलरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड 10% फॉर अदर एम्प्लॉयज़। उसके बाद है ATD, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम करवाया है तो आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं, पर उसके लिए कह रहा है कि प्लीज़ फिल ATD शेड्यूल। तो ये कह रहा है कि ATD शेड्यूल फिल कीजिए, वहाँ से डाटा ऑटो पॉपुलेटेड होकर आएगा। तो देख लेते हैं ATD कौन सा शेड्यूल है। तो ATD शेड्यूल ये वाला है, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें दो पार्ट हैं। पहला है कि आपकी आपकी फैमिली में कोई मेंबर सीनियर सिटीजन है क्या पेरेंट्स को छोड़ के, तो यहाँ देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। अगर है तो यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो पर, और अगर आप खुद के लिए और फैमिली के लिए नहीं क्लेम कर रहे हैं तो ये लास्ट वाला सेलेक्ट करेंगे, नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली। अगर आप यस सेलेक्ट करेंगे तो इसका बी पार्ट जो है अनलॉक हो जाएगा। अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं तो इसका ए पार्ट अनलॉक हो जाएगा, और अगर आप नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा पार्ट लॉक हो जाएगा। तो हम इस केस में मानते हैं कि हमारी फैमिली में या हम या आप हमारी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, तो नो पर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद इस पार्ट में हमें खुद के लिए या फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पर और हेल्थ चेकअप पर जो जो एक्सपेंसेस किए हैं वो बताने हैं। इस पार्ट की मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम लिमिट 25,000 तक की है, जिसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की मैक्सिमम लिमिट 5,000 है। तो दोनों का टोटल होकर यहाँ शो करेगा। अब मानते हैं कि हाँ कोई सीनियर सिटीजन है हम या हमारी फैमिली में, तो ये पार्ट हम डिटेल फिल करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर कितने किए हैं जिन पर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया। इस पार्ट में डिडक्शन क्लेम लिमिट 50,000 तक है, इसमें भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 तक मैक्सिमम अलाउड है। फिर है इस पेज का सेकंड पार्ट, इसमें कह रहा है कि आपके पेरेंट में से कोई सीनियर सिटीजन है क्या। यहाँ भी सेम 3 ऑप्शन है। अगर सीनियर सिटीजन है तो यस सेलेक्ट करेंगे तो नीचे बी वाला पार्ट अनलॉक हो जाएगा। अगर सीनियर सिटीजन नहीं है पेरेंट में से कोई तो ये ऊपर वाला पार्ट अनलॉक हो जाएगा। अगर नहीं क्लेम कर रहे पेरेंट्स के लिए तो अब ये पूरा पार्ट लॉक हो जाएगा। तो इस केस में मानते हैं कि पहले कि पेरेंट में सीनियर सिटीजन नहीं है कोई, नो पर सिलेक्ट करेंगे। नो पर सिलेक्ट करते ही पहला वाला पार्ट ए पार्ट अनलॉक हो गया है। तो इस पार्ट में डिटेल फिल करेंगे पेरेंट्स के हेल्थ इंश्योरेंस पर और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर क्या एक्सपेंसेस किए हैं। इस पार्ट की मैक्सिमम लिमिट 25,000 है और उसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की सेम 5,000 है मैक्सिमम। फिर मानते हैं कि हमारे पेरेंट में से कोई सीनियर सिटीजन है तो यस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए इसका बी पार्ट अनलॉक हो गया है। इस पार्ट में सेम डिटेल की पेरेंट्स जो सीनियर सिटीजन उनके हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ चेकअप एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर पे जो एक्सपेंसेस किए हैं वो यहाँ क्लेम कर सकते हैं। इस पार्ट की मैक्सिमम लिमिट 50,000 है और उसमें हेल्थ चेकअप की 5,000 तक है। तो यहाँ लास्ट में एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन आ जाएगा जो कि मैक्सिमम 1 लाख तक ही जाएगा अगर आप मैक्सिमम भी क्लेम करते हैं। फिर वापस आते हैं अपने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स वाले पार्ट पे। तो ATD हो गया। उसके बाद है ATDD, अगर किसी डिपेंडेंट पर्सन जिनको डिसेबिलिटी है उनके मेंटेनेंस एंड ट्रीटमेंट में एक्सपेंसेस किए हैं तो उसको आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। इसमें देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। इसमें 2 ऑप्शन है, डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी एंड डिपेंडेंट विद सीवियर डिसेबिलिटी। अगर जिनके मेंटेनेंस या ट्रीटमेंट के लिए एक्सपेंस किए हैं उनको डिसेबिलिटी है तो उस केस में मैक्सिमम लिमिट 75,000 तक की है, और अगर किसी सीवियर डिसेबिलिटी पर्सन के लिए एक्सपेंसेस किए हैं यानी जिनको मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो उस केस में मैक्सिमम लिमिट 1,25,000 तक है।
उसके बाद है 80 DDB, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल डिसीज। अगर कोई स्पेशल डिसीज के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक्सपेंसेस किए हैं तो आप यहाँ क्लेम कर पाएंगे। यहाँ भी दो ऑप्शन है। सेल्फ इंडिपेंडेंट, अगर आप खुद के लिए या जो आप पे डिपेंडेंट है, जैसे कि चिल्ड्रन हो सकते हैं इस कैटेगरी में, तो अगर उनके कोई स्पेशल डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए एक्सपेंस किए हैं तो यहाँ क्लेम कर पाएंगे। उसकी लिमिट 40,000 है। और सेल्फ और डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन, अगर खुद के लिए या फिर सीनियर सिटीजन के किसी स्पेशल डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए एक्सपेंस किए हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और इस केस में मैक्सिमम लिमिट 1 लाख तक की है। फिर है 80E, कोई लोन लिया है कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हायर स्टडी के लिए और उस लोन का इंटरेस्ट जाता है तो यहाँ क्लेम करेंगे। ये मैक्सिमम आप 8 साल तक ही ले सकते हैं। नेक्स्ट है 80EE, अगर कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लिया है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और उस पर इंटरेस्ट जो लगता है उसको आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट 50,000 तक की है। उसके बाद है 80EEA, अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं ले सके और कहीं और से लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट जाता है तो उसको आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। इसकी लिमिट 1.5 लाख तक है। उसके बाद है 80EEB, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए और उस पर इंटरेस्ट लगता है तो उसको यहाँ क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख तक। और उसके बाद है 80G, कोई डोनेशन दिया है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को तो यहाँ क्लेम करेंगे। ये कह रहे हैं 80G शेड्यूल फिल कीजिए, उसके बाद वहाँ से ये ऑटो पॉपुलेटेड होके फिल हो जाएगा। देखिए, तो देखते हैं 80G कौन सा शेड्यूल है। इसमें 4 पार्ट्स हैं, A B C D, और लास्ट में है E, जो कि टोटल है इन चारों का। पहला है डोनेशन एंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। क्वालिफाइंग लिमिट मतलब कि इस पार्ट की कोई लिमिट नहीं है इन अमाउंट, मतलब कि जितना भी अमाउंट हो उसका पूरा डिडक्शन मिलेगा। तो दोस्तों, कुछ फंड हैं जिसमें अगर डोनेशन करें तो हम उस डोनेशन का 100% यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप ऐसे कुछ फंड्स के नाम यहाँ लेफ्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डोनी नेम डालना पड़ेगा, मतलब कि जिस फंड को हमने डोनेशन दी है। उसके बाद एड्रेस उस फंड का, फिर सिटी टाउन या डिस्ट्रिक्ट पता है तो वो डाल देंगे। फिर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर पिन कोड डाल देंगे यहाँ पर पैन उस फंड का। उसके बाद पार्ट है पार्ट ऑफ डोनेशन। तो दोस्तों, यहाँ चारों पार्ट में जो डोनेशन इन कैश दी हुई है तो हम मैक्सिमम कैश में डोनेशन 2,000 तक ही दे सकते हैं। उसके सिवा कोई डोनेशन दी है तो वो चेक, बैंक ट्रांसफर या किसी और ऑनलाइन मोड से होनी चाहिए, जो कि यहाँ डोनेशन इन अदर मोड में आएगा। तो इस पार्ट में हम 2,000 तक कैश में क्लेम कर सकते हैं, और बाकी कोई भी की है तो अदर मोड में डाल देंगे। टोटल डोनेशन यहाँ पर शो कर देगा। जितनी भी डोनेशन होगी आपको पूरा अमाउंट डिडक्शन में अलाउड होगा, जो कि यहाँ लास्ट में एलिजिबल अमाउंट ऑफ डोनेशन में शो कर देगा। फिर नेक्स्ट है बी, डोनेशन एंटाइटल 50% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। इस पार्ट में भी कोई लिमिट नहीं है अमाउंट में, जितना भी अमाउंट हो उसका 50% आपको डिडक्शन मिलेगा ही। तो कुछ फंड जो हैं अगर आप उनमें डोनेट करते हैं तो आपको उस डोनेशन अमाउंट का 50% डिडक्शन अलाउड होता है। यहाँ आप नीचे लेफ्ट में उस फंड्स के नाम देख सकते हैं। तो यहाँ आप बेसिक डिटेल भर लेंगे और यहाँ पर जो कैश में डोनेशन किया है वो आ जाएगी 2,000 तक, और कोई और मोड से की है तो यहाँ अदर में, और यहाँ टोटल डिडक्शन शो कर देगा। फिर लास्ट में उस टोटल डिडक्शन का एलिजिबल अलाउड डिडक्शन, मतलब कि टोटल डिडक्शन का 50% शो कर देगा। उसके बाद है सीड, डोनेशन एंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। तो दोस्तों, इन दोनों पार्ट का एक मैक्सिमम लिमिट होती है जो कि आपके टोटल ग्रॉस इनकम की 10% होती है। मतलब कि आपका जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम वाले पार्ट में जो ग्रॉस टोटल इनकम आएगा उसके 10% तक ही मैक्सिमम अलाउड होगा इन दोनों पार्ट के लिए। तो पहले सी के बारे में बात करते हैं। इस कैटेगरी में कौन से फंड आते हैं, यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप राइट साइड में। अगर इनमें डोनेट कर रहे हैं तो आपको 100% तक डोनेशन अलाउड होगा, पर मैक्सिमम लिमिट अप टू 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। हमारे केस में जैसे 51,000 है, 5,10,000 का ग्रॉस टोटल इनकम का। तो हम यहाँ पर बेसिक डिटेल फिल कर लेंगे। उसके बाद कैश में कितने दिए और अदर मोड से कितने दिए वो यहाँ फिल कर लेंगे। लास्ट में एलिजिबल अमाउंट शो कर देगा। तो अगर आपने 55,000 डोनेशन दिया है जिसमें से 2,000 कैश दिए हैं तो ये हम डाल लेते हैं यहाँ पे 2,000 कैश। तो ये पहले कह रहा है कि डोनी का नाम डालिए, तो मैं ABC डाल देता हूँ। तो उसके बाद कहते हैं कि अदर मोड से हमने मान लो 53,000 दिए हैं। तो देखिए, जो आपका एलिजिबल अमाउंट है 51,000 तक ही अलाउड कर रहा है, क्योंकि हमारी 10% ऑफ बेसिक 10% ग्रॉस टोटल इनकम 51,000 हो रही है, इसलिए मैक्सिमम 51,000 तक ही अलाउड कर रहा है। उसके बाद लास्ट पार्ट पे आते हैं, डी, डोनेशन टाइटल फॉर 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। इस कैटेगरी में जो फंड्स आते हैं वो यहाँ नीचे राइट साइड में देख सकते हैं। अगर आप इनमें डोनेशन देते हैं तो आपको 50% तक का ही डिडक्शन अलाउड होगा। तो यहाँ बेसिक डिटेल ऑफ डोनी डाल देंगे, फिर कैश में मान लेते हैं 2,000 दिए, और अदर अदर मोड से मान लेते हैं 8,000 दिए।
तो टोटल डोनेशन 10,000 हो गई, लेकिन देखिए आपका यह एलिजिबल अमाउंट जीरो दिखा रहा है क्योंकि इस दोनों पार्ट की मैक्सिमम लिमिट 51,000 है। तो अगर आपका यहाँ पर कुछ अमाउंट बच जाएगा तब ही आप इस पार्ट में डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। तो चलिए हम मानते हैं कि हमने यहाँ अदर मोड से ऊपर 40,000 डोनेशन दी थी। और अब देखिए हमारे 9,000 बच गए हैं, 51,000 माइनस 42,000। तो अब यहाँ देखिए एलिजिबल लिमिट 4500 शो कर रहा है। इस पार्ट में देखिए एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप ऊपर वाले पार्ट में डिडक्शन क्लेम करते हैं तो आप पूरा क्वालिफाइंग लिमिट तक क्लेम कर पाएंगे, यानी 51,000 तक हमारे केस में। मगर इस पार्ट की मैक्सिमम लिमिट जो बचती है वो यह अलाउड है, वो बचे हुए अमाउंट की 50% तक ही रह जाती है, यानी इस पार्ट में हम 4500 तक ही मैक्सिमम क्लेम कर पाएंगे 9,000 का। तो जो इस पार्ट में ट्रस्ट है जो है 50% अलाउड वाली, और ये जो 50% जो बच रही है, दोनों में फ़र्क है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। मैं क्लियर करने के लिए एक चीज़ दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने अदर मोड से 1500 दिए हैं। तो देखिए टोटल डोनेशन का 50% एलिजिबल अलाउड कर देगा क्योंकि ये लिमिट अमाउंट से नीचे है। तो यहाँ लास्ट में टोटल दिखा देगा। तो हमारे एटीजी पार्ट खत्म हो गया है। इस शेड्यूल के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस पार्ट में वही डोनेशन अलाउड होंगी जो कि करेंसी में दी जाएंगी, यानी काइन टाइप की डोनेशन अलाउड नहीं होंगी, जैसे हम कुछ खाने के लिए डोनेट करते हैं या कुछ क्लोथ एक्सेट्रा। तो मैं ये डोनेशन सारी जीरो कर दूंगा क्योंकि हम इस केस में मान रहे हैं कि कोई भी डिडक्शंस नहीं है। उसके बाद वापस चलेंगे हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स वाले पार्ट पे, अपनी डिडक्शंस पे। तो यहाँ नेक्स्ट है ATGG रेंट पेड। दोस्तों जिनकी सैलरी से इनकम नहीं आती और जिनको HRA नहीं मिलता और रिटर्न में क्लेम नहीं कर पाते, उनके लिए ये पार्ट है। वो लोग यहाँ पर 5,000 रुपये पर मंथ तक के हिसाब से क्लेम कर सकते हैं, या 25% ऑफ टोटल इनकम जो भी कम हो। फिर है ATGGA। अगर आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डोनेशन दी है तो यहाँ क्लेम कर सकते हैं। ये भी ऑटो पॉपुलेटेड फील्ड होगी ATGGA शेड्यूल से। इसको भी देख लेते हैं। चलिए चलते हैं शेड्यूल ATGGA पर। तो ये देखिए ये है ATGGA शेड्यूल। तो यहाँ एक ही पार्ट है। यहाँ सबसे पहले है रेलेवेंट क्लॉज अंडर विच डिडक्शन इज क्लेम्ड। तो यहाँ कुछ क्लॉज दिए हुए हैं जिनके अंडर आपको डिडक्शन अलाउड होते हैं, जैसे ए सम पे टू रिसर्च एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, सम पे टू एन एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, सम पे टू एन एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ फॉर अफॉरेस्टेशन। तो आपने इन क्लॉज के अंडर कोई डोनेशन दिया है तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है डोनी नेम। तो अगर रिसर्च के क्लॉज के अंडर दी है तो उस यूनिवर्सिटी के कॉलेज का नाम लिख देंगे। अगर कोई रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई इंस्टीट्यूशन क्लॉज के अंडर दी है तो यहाँ उस इंस्टीट्यूशन का नाम डाल देंगे। फिर सेम एड्रेस, सिटी टाउन या डिस्ट्रिक्ट पता है तो वो डाल देंगे। फिर स्टेट एंड पिन कोड और पैन। अब आते हैं अमाउंट ऑफ डोनेशन पर। तो दोस्तों इस ATGGA की कोई लिमिट नहीं है डोनेशन डिडक्शंस की। आपने जितनी भी डोनेशन की हैं वो पूरी डिडक्शंस के लिए अलाउड होंगी। पर कैश डोनेशन की यहाँ लिमिट 10,000 फिक्स की गई है। ATG में 2,000 होती थी, यहाँ पे 10,000 है। और अगर कोई अदर मोड से पेमेंट की है तो वह यहाँ डाल देंगे और लास्ट में एलिजिबल अमाउंट शो कर देगा, जो कि आपके आगे शो कर देगा ऑटोमेटिकली। तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो अब अपन चलते हैं वापस कंप्यूटेशन और इनकम टैक्स पार्ट पे, डिडक्शंस पे। फिर है ATGGC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए डोनेशन दी है तो उसको आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं, पर जो भी डोनेशन दी है वो कैश में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है ATTTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अदर देन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट शो किया था 10,000, वो यहाँ पे हम डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10,000 तक डिडक्शंस क्लेम अलाउड होती हैं। अगर 10,000 से ऊपर है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो मैं यहाँ 10,000 क्लेम कर लेता हूँ। उसके बाद है ATTTB इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। तो अगर कोई रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, उनको कोई डिपॉजिट से इंटरेस्ट आता है तो उसको यहाँ क्लेम कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट अप टू 50,000 तक है। उसके बाद है ATU इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर किसी पर्सन को डिसेबिलिटी है तो उसको यहाँ पे कुछ डिडक्शंस अलाउड होती हैं। जैसे कि आपको डिसेबिलिटी है तो आप 75,000 तक की डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई सीवियर डिसेबिलिटी है तो आप 1,25,000 तक की डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं इस पार्ट में। तो देखिए यहाँ पे डिडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है, जो कि टोटल डिडक्शन यहाँ के C1 पार्ट में टोटल डिडक्शन दिखा रहा है, जो कि हमारी एक ही है हमारे केस में, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट वाली। और यहाँ पे टोटल इनकम दिखा रहा है। बेसिकली जो हमारी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें डिडक्शंस माइनस करके यहाँ पे टोटल इनकम दिखा रहा है
C4 माइनस C1। तो चलिए अब आते हैं डिक्लेरेशन वाले पार्ट पे जो हमने यहाँ ऊपर स्किप कर दिया था। तो दोस्तों ये यहाँ कह रहा है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच में इस पर्पज से कि आप चैप्टर 6A के पार्ट बी में डिडक्शंस क्लेम कर सकें। अगर हाँ तो आप शेड्यूल DI फिल करें। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स सेविंग रिलीफ के लिए कहा है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच में कोई इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट की है तो उसको आप फाइनेंशियल ईयर 1920 के रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। अगर इजी वे में कहें तो अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 1920 में यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में इन्वेस्टमेंट या डिडक्शंस कम हैं और आपका टैक्स बन रहा है, तो डिपार्टमेंट कह रहा है कि आप 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2020 के बीच में अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है तो आप उसको भी फाइनेंशियल ईयर 1920 के रिटर्न में ही क्लेम कर लो और अपना टैक्स लायबिलिटी कम कर लो। पर ये आपको शेड्यूल DI में बताना होगा जो आप यहाँ नीचे डिडक्शंस क्लेम करने वाले हैं उसमें से कितनी 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 के पीरियड की हैं। अगर हाँ आप ऐसे डिडक्शन क्लेम करने वाले हैं तो इसको यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो। तो शेड्यूल DI के बारे में बताने के लिए मैं यहाँ नीचे कुछ डिडक्शन डाल देता हूँ ताकि ये ऑप्शन ओपन हो जाए या अनलॉक हो जाए। तो मैं 50,000 PF में डाल देता हूँ, 50,000 गवर्नमेंट स्कीम में डाल देता हूँ और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी में 50,000 डाल देता हूँ। तो देखिए ये पार्ट ओपन हो गया है, तो हम इसमें ये सेलेक्ट कर देंगे और चलते हैं शेड्यूल DI पर। तो देखिए यहाँ पर सारी डिडक्शन के नाम दिखा रहा है। इस पार्ट में अपने आपने जो डिडक्शन क्लेम किया है वो दिखा रहा है। फिर लास्ट में ये पार्ट में दिखा रहा है डिडक्शन एट्रीब्यूट टू इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंडिचर मेड बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 31 जुलाई 2020। तो हमें इस पार्ट में बताना है कि जो हमने डिडक्शन क्लेम की है उसमें से कितनी इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर जो हैं जो कि 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 के पीरियड के हैं। तो मैं यहाँ कुछ कुछ अमाउंट डाल देता हूँ। मान लेते हैं 50,000 में से 10,000 मेरे इस पीरियड का है। पेंशन स्कीम में 20,000 है इस पीरियड में और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम रेसिडेंट हाउस प्रॉपर्टी इस पीरियड का 10,000 है। तो यहाँ लास्ट में देखिए टोटल होके बता रहा है कि आपका टोटल डिडक्शन में से कितना 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 के पीरियड का है। बस हमें इतना ही करना है इस पार्ट में। चलिए वापस चलते हैं पिछले अब कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स पार्ट पे। तो मैं इसको यहाँ नो सेलेक्ट कर दूंगा और सारे पार्ट जो हैं वो 0 कर दूंगा, सारे डिडक्शंस, क्योंकि इस सिचुएशन में हम मान रहे हैं कि हमारी कोई भी डिडक्शंस नहीं है। सिर्फ मैं 10,000 वाला पार्ट छोड़ दूंगा जो कि बैंक इंटरेस्ट का है, जो कि हम यहाँ क्लेम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है एग्जाम्प्ट इनकम। तो दोस्तों यहाँ बेसिकली जो भी टाइप ऑफ इनकम्स हैं इसमें अगर किसी भी सोर्स से आपकी इनकम आई है तो आपको यहाँ डिक्लेयर करनी होगी। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरी एग्रीकल्चर इनकम से 5,000 तक की इनकम आई है और मैं ये अमाउंट डाल दूंगा। दोस्तों ये बस रिपोर्टिंग पर्पज के लिए यहाँ शो करनी होती है, इसका टैक्स कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं होता। ये एग्जाम्प्ट इनकम्स हैं। नेक्स्ट है पार्ट डी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। तो अब हम इस पेज के थर्ड पार्ट पे आ गए हैं जो कि टैक्स कैलकुलेशन का पार्ट है। सबसे पहले है टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम। इसमें यहाँ पर टोटल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया है, यानी C2 में जो वैल्यू आई है हमारा यहाँ 12,500 टैक्स दिखा रहा है टोटल। इन्होंने कैलकुलेट कैसे किया है वो भी बता देता हूँ। इन्होंने 5 लाख टोटल इनकम में से एग्जेम्प्टेड इनकम 2.5 लाख माइनस कर दिया है और बाकी बचे हुए 2.5 लाख पर 5% टैक्स लगाया है, जो कि 2.5 लाख से 5 लाख तक के इनकम का टैक्स स्लैब रेट है। दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ अंडर सेक्शन 87A के अंडर 12,500 का ये रेट मिल गया है। मतलब दोस्तों जिनकी टोटल टैक्सेबल इनकम जो कि यहाँ C2 में आएगी 5 लाख या उससे कम है तो आपको 87A के अंडर रिबेट मिल जाता है, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होता। तभी उसके बाद देखिए D3 में टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट 0 हो गया है, मतलब कोई टैक्स नहीं पे करना आपको। D4 में है हेल्थ एंड एजुकेशन से, जो कि 4% एप्लीकेबल होता है जितना आपका D3 में टैक्स आता है उसका, जो कि यहाँ कैलकुलेट करके शो करता है। ये हमें नेक्स्ट सिचुएशन में देखने को मिलेगा। D5 में टोटल शो करेगा टैक्स का और एजुकेशन सेस का, यानी D3 प्लस D4। उसके बाद है रिलीफ अंडर सेक्शन 89। दोस्तों अगर आपको सैलरी एरियर या एडवांस में मिलती है जिस वजह से आपकी उस साल की टैक्सेबल इनकम इंक्रीज हो जाती है तो आप अंडर सेक्शन 89 रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म 10E सबमिट करना पड़ेगा पहले। अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया और आप यहाँ क्लेम कर रहे हैं तो आपको नोटिस रिसीव हो सकता है। उसके बाद है बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीव D5 माइनस D6, यानी टोटल टैक्स प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में से अंडर सेक्शन 89 वाला रिलीफ माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा। उसके बाद है D7 इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। अगर हम रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं
यानी 30 नवंबर के बाद फाइल करेंगे तो 1% पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, जो कि कैलकुलेट करके यहाँ शो करेगा। मतलब कि अगर आपने जनवरी 2021 में रिटर्न फाइल करते हैं इंस्टेड ऑफ 30 नवंबर, तो आप 2 महीने लेट फाइल कर रहे हैं रिटर्न, तो आपको टैक्सेबल अमाउंट का 1% पर मंथ के हिसाब से 2 महीने का इंटरेस्ट पे करना होगा, जो कि ऑटो कैलकुलेट करके यहाँ शो करेगा। फिर है D8 इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। ये इंटरेस्ट ऑन नॉन डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स है। बेसिकली जो टैक्स बन रहा है, अगर ये 31 मार्च 2020 से पहले एज एडवांस टैक्स डिपॉजिट नहीं किया होगा या इतने अमाउंट तक का TDS नहीं कटा हुआ होगा, तो ये 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जो कि ऑटो कैलकुलेट करके यहाँ शो करेगा। ये अप्रैल से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। अभी ये 0 शो कर रहा है क्योंकि हमारा अभी कोई टैक्स नहीं बन रहा है। फिर है D9 इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। ये नॉन डिपॉजिट ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट के लिए है, जिसका भी टोटल टैक्स 10,000 से ऊपर बनता है या पता है बनेगा, उसको अपना टैक्स एडवांस में पे करना होता है इंस्टॉलमेंट में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने नहीं किया है डिपॉजिट तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा 1% पर मंथ के हिसाब से, जो कि एज पर ड्यू डेट एंड परसेंटेज लायबिलिटी के हिसाब से कैलकुलेट होगा, जो कि यहाँ शो करेगा। उसके बाद है फी अंडर सेक्शन 234F। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर आप ड्यू डेट पे या उससे पहले रिटर्न फाइल करते हैं तो कोई फाइन या लेट फीस नहीं लगेगी, पर अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं यानी 30 नवंबर के बाद लेकिन 31 दिसंबर से पहले, तो आपको 5,000 तक की लेट फीस देनी होगी। और अगर आप 31 दिसंबर के बाद फाइल करते हैं तो ये फाइन 10,000 तक लगेगा, जो कि आपको पे करना होगा। पर इसमें उन लोगों के लिए रिलीफ है जिनकी टोटल इनकम 5 लाख तक है। उनके लिए ड्यू डेट निकलने के कितने भी दिन या महीनों के बाद रिटर्न फाइल करने पर मैक्सिमम 1,000 तक का ही फाइन लगेगा। तो ये काफ़ी रिलीफ है जिनकी 5 लाख तक की टोटल इनकम है। उसके बाद है टोटल इंटरेस्ट एंड फी पेबल। जो टोटल होगा इंटरेस्ट और फी का वो यहाँ शो करेगा। लास्ट है D11 टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट। दोस्तों सबसे फाइनल पेबल अमाउंट दिखाएगा यहाँ, मतलब कि टोटल टैक्स प्लस इंटरेस्ट एंड फी मिला के जो होगा। तो दोस्तों हमारे 10 का मेन पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, जो कि है टैक्स डिटेल्स, जिसमें हमें अपनी सारी टैक्स डिटेल्स डालनी है, जैसे कि TDS, TCS, एडवांस एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले है TDS 1 डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी। तो यहाँ आपको जो आपकी सैलरी पे TDS डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल फिल करनी है एज पर फॉर्म 16, जो कि आपको आपके एम्प्लॉयर या कंपनी से मिला है। तो इसमें 4 कॉलम है, जिसमें पहले वाले में भरना है टैन नंबर, मतलब कि आपकी कंपनी का टैन। सेकंड में है नेम ऑफ डिडक्टर, आपकी कंपनी का नाम। थर्ड है इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी, मतलब कि कितनी सैलरी पे TDS कटा है। और लास्ट में है टोटल टैक्स डिडक्टेड, मतलब कि कितना TDS कटा है, वो यहाँ फिल करना है। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके फॉर्म 16 से मिल जाएगी। मैं दिखा देता हूँ आपको कि फॉर्म 16 कैसे होता है और कहाँ कहाँ आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखिए ये है फॉर्म 16। इस पार्ट में आपको टैन मिल जाएगा, नेम ऑफ डिडक्टर यानी आपकी कंपनी का नाम आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ नीचे इस पार्ट के लास्ट में टोटल में आपको मिल जाएगा कितनी सैलरी पर आपका TDS कटा है, और इस पार्ट में लिखा है लास्ट में कि कितना टोटल आपका TDS कटा है। तो ये सब डिटेल आप अपने फॉर्म 16 से देखकर यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद है TDS 2 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब कि सैलरी के सिवा कहीं और से TDS कटा है तो वो इस पार्ट में फिल होगा। जैसे कि आप कोई प्रोफेशनल हो और आप किसी कंपनी को इंडिविजुअल सर्विस देते हो, तो उस क्लाइंट कंपनी ने आपका TDS काटा है तो वो आप यहाँ शो करेंगे एज पर फॉर्म 16A। तो यहाँ भी देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। पहला है टैन ऑफ द डिडक्टर, फिर नेम ऑफ द डिडक्टर एंड ग्रॉस रिसिप्ट जिसके ऊपर TDS काटा गया है। फिर है ईयर ऑफ डिडक्शन, किस ईयर में कटा गया है। फिर टैक्स डिडक्टेड कितना काटा गया है। फिर यहाँ लास्ट में एक नया कॉलम, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको फॉर्म 16A दिखाना चाहूँगा, जहाँ से आपको ये 5 डिटेल मिल जाएंगी। यहाँ आपको टैन मिल जाएगा, यहाँ डिडक्टेड नेम मिल जाएगा, यहाँ आपको कितने अमाउंट पे TDS कटा है वो मिल जाएगा, यहाँ पर कौन से पीरियड में कटा है वो मिल जाएगा, और यहाँ लास्ट में कितना TDS कटा है वो भी मिल जाएगा। तो अब लास्ट कॉलम के बारे में बात करते हैं, TDS क्रेडिट आउट ऑफ क्लेम दिस ईयर। दोस्तों ये यहाँ कह रहे हैं कि जो टोटल TDS डिडक्ट हुआ है उसमें से कितना TDS है जो कि इस साल की इनकम से रिलेटेड है, जिस साल की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे अगर आपको कोई एडवांस पेमेंट मिल गई है प्रोफेशनल फीस की मार्च 2020 में, और उस पर डिटेल्स भी डिडक्ट होकर जमा कर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर, लेकिन आप सर्विसेज अप्रैल 2020 में दे रहे हैं, तो जो बेसिकली वो जो इनकम है वो अप्रैल 2020 में अर्न हुई है एक नए फाइनेंशियल ईयर में। तो हमें यहाँ वही TDS अमाउंट मेंशन करना है जो कि एक्चुअल TDS है, मतलब कि टोटल TDS माइनस वो TDS जो कि एडवांस पेमेंट पे कटा है, जो कि अभी अर्न नहीं की गई है। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, TDS 3 डिटेल ऑफ TDS एज पर फॉर्म 16C फर्निश्ड बाय पेयर। दोस्तों ये पार्ट उन लोगों के लिए है जिनकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती है या कहीं रेंट आता है, और उनका अगर TDS काटा है टेनेंट ने तो वो यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं एज पर फॉर्म 16C जो कि टेनेंट इशू करता है।
इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि एज पर फाइनेंस एक्ट 2017 अंडर सेक्शन 194 IB जो इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, अगर वो रेंट पर रहते हैं और अगर मंथली 50,000 से ज़्यादा रेंट पे करते हैं तो उनको 5% टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है रेंट की पेमेंट में से। मतलब कि जो रेंट पे किया जाएगा वो 5% टीडीएस डिडक्ट करके ही दिया जाएगा, और वो लैंडलॉर्ड के बिहाफ पर विद इन 30 डेज में गवर्नमेंट को जमा करना होगा फॉर्म 26 QC फाइल करके। और 26 QC फाइल करने के बाद 15 दिन के अंदर लैंडलॉर्ड को फॉर्म 16C प्रोवाइड करना होगा ताकि वो रिटर्न में वो टीडीएस क्लेम कर सके। तो देखते हैं क्या डिटेल फिल करनी है यहाँ पर। पैन नंबर ऑफ द टेनेंट, आधार नंबर ऑफ द टेनेंट, नेम ऑफ द टेनेंट, अमाउंट जिस पे टीडीएस डिडक्ट किया गया है, ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शन, कौन से साल में टैक्स डिडक्ट किया गया है, फिर है टैक्स डिडक्टेड कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया है, लास्ट में है टीडीएस क्रेडिट आउट ऑफ क्लेम दिस ईयर। वही जैसे मैंने ऊपर बताया था। तो इस केस में जैसे अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 का कुछ महीनों का रेंट एडवांस मिला है और उस पर टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट करा दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 1920 में, तो वो आप यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे या क्लेम नहीं करेंगे। वो आप जब फाइनेंशियल ईयर 2021 की रिटर्न फाइल करेंगे तब आप क्लेम करेंगे। तो मैं दिखा देता हूँ कैसे दिखता है फॉर्म 16C और ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है आपको। तो देखिए ऐसा दिखता है फॉर्म 16C। इस पार्ट में आपको पैन नंबर मिल जाएगा टेनेंट का, यहाँ पर नेम मिल जाएगा, यहाँ पर कितने अमाउंट पर टीडीएस कटा है वो मिल जाएगा, यहाँ कौन सी ईयर का है वो पता लग जाएगा, और यहाँ लास्ट में कितना टीडीएस डिडक्ट किया है वो पता लग जाएगा। आधार नंबर आप पर्सनली मांग कर यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एज पर फॉर्म 27D इशूड बाय द कलेक्टर। इस पार्ट में हमें टीसीएस की डिटेल डालनी है अगर आपको कोई कटा है तो दोस्तों जो टीसीएस के बारे में नहीं जानते मैं उनको बताना चाहूँगा कि अंडर सेक्शन 206C कुछ कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिन पर टीसीएस अप्लीकेबल होता है। एग्जाम्पल जैसे लिकर, लकड़ी और कोई स्क्रैप है, तो ऐसे और भी कुछ गुड्स हैं जिस पर टीसीएस अप्लीकेबल होता है। अगर आप किसी सेलर से एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ऊपर ये चीज़ें परचेज करते हैं तो सेलर आपकी पेमेंट पे टीसीएस चार्ज करेगा या कहीं की कलेक्ट करेगा, और सेलर वो टीसीएस गवर्नमेंट को जमा कर देगा और क्वार्टरली टीसीएस रिटर्न में वो आपके नाम पर वो टीसीएस शो करेगा। रिटर्न फाइल करने के कुछ दिन के बाद वो आपको फॉर्म 27D इशू करेगा जिसको देखकर आप यहाँ रिटर्न में वो टीसीएस क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज एप्लीकेबल है डिफरेंट डिफरेंट गुड्स के लिए। तो जैसे हमें यहाँ डिटेल फिल करनी है, टैन नंबर ऑफ द कलेक्टर जिसने आपका टीसीएस डिडक्ट किया है उसका टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर, उसके बाद है नेम ऑफ द कलेक्टर, कलेक्टर का नाम, ग्रॉस रिसिप्ट विच इज सब्जेक्ट टू टैक्स कलेक्शन कितने अमाउंट पर टीसीएस कलेक्ट किया गया है, ईयर ऑफ टैक्स कलेक्शन कौन से साल में टीसीएस लिया है, उसके बाद है टैक्स कलेक्टेड कितना टैक्स कलेक्ट किया गया है, एंड लास्ट टीसीएस क्रेडिट आउट ऑफ क्लेम दिस ईयर कितना एलिजिबल टीसीएस है इस फाइनेंशियल ईयर का। जैसे कि इसमें भी हम एडवांस पेमेंट का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हमने सेलर को एडवांस पेमेंट दे रखी है और अभी तक गुड्स परचेज नहीं किए हैं या इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है पर टीसीएस एडवांस पेमेंट पर सेलर की तरफ से डिपॉजिट कर दिया गया है तो वो पार्ट यहाँ क्लेम नहीं होगा। तो ये सारी डिटेल आपको फॉर्म 27D में मिल जाएंगी। मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है फॉर्म 27D। तो ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है फॉर्म 27D का। तो आपको यहाँ मिल जाएगा टैन ऑफ द कलेक्टर, नेम यहाँ मिल जाएगा, कितने अमाउंट पर टीसीएस कलेक्ट किया है वो यहाँ मिल जाएगा, पीरियड यहाँ मिल जाएगा, और लास्ट में है टैक्स कलेक्टेड जो कि यहाँ लास्ट में मिल जाएगा। बाकी एलिजिबल अमाउंट आप खुद फिल करके डाल लेंगे यहाँ पे। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डिटेल ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट। आपने अगर कोई एडवांस टैक्स डिपॉजिट किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर या कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स डिपॉजिट किया है रिटर्न फाइल करते वक्त, यानी आपको पता चला कि आपका टोटल टैक्स 100 रुपये बन रहा है पर आपने 80 रुपये एडवांस जमा किए हुआ है या टीडीएस कटा हुआ है, तो इसका मतलब आपको 20 रुपये और देने हैं। तो वो जो 20 रुपीज़ हम रिटर्न फाइल करने से पहले डिपॉजिट करेंगे उसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते हैं, जिसकी डिटेल यहाँ फिल की जाएगी। तो ये सब डिटेल जो भी मांग रहा है, बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ चालान और टैक्स पेड, ये सब आपको पेमेंट चालान से मिल जाएगी जो कि आपको मिलता है एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स डिपॉजिट करने के बाद। अलग अलग तरीके से पेमेंट एक्नॉलेजमेंट चालान मिलता है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। एक कुछ ऐसा सा होता है जिसमें यहाँ लिखा हुआ है बीएसआर कोड, यहाँ लिखा है डेट ऑफ डिपॉजिट और यहाँ लिखा है सीरियल नंबर ऑफ चालान एंड यहाँ लिखा है टैक्स पेड। तो ये डिटेल आप चालान से देख कर भर लेंगे। अगर आपका एडवांस टैक्स भी है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी है, तो ये ऐड पे क्लिक करके आप वो ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा टैक्स डिटेल वाला पेज भी कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये पेज है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन का, जो कि लास्ट पेज है क्योंकि इधर जो बाकी पेजेस हैं इन सब के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस पेज को फिल करने के बाद आपकी रिटर्न कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम सबमिट कर पाएंगे अपनी रिटर्न। तो इस पेज में सबसे पहले है टोटल टैक्सेस पेड। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि फील्ड जो ग्रे में है वो दूसरे शेड्यूल से ली गई हैं और उसमें कोई डिटेल एंटर नहीं होंगी। जैसे कि एग्जांपल टैक्सेस पेड जो नीचे दिया है वो फिल्ड हो जाएगा जब उनसे लिंक जो शेड्यूल हैं वो फिल किए जाएंगे। तो
तो इजी वे में कहें तो हमें मेहनत नहीं करनी है, ये खुद यहाँ डिटेल डाल लेगा पीछे की डिटेल में से। तो इस पार्ट में टोटल एडवांस टैक्स पेड और सेल्फ असेसमेंट टैक्स शो कर देगा पीछे शेड्यूल से फिगर लेके, अगर कोई होगा तो हमें कुछ नहीं करना। तो ये बात आती है ये पहचानेगा कैसे ही कौन सा एडवांस टैक्स की पेमेंट थी और कौन सा सेल्फ असेसमेंट टैक्स की, क्योंकि पीछे कहीं लिखा नहीं था कि टाइप ऑफ डिपॉजिट बताएं कि सेल्फ असेसमेंट की थी, पेमेंट या एडवांस टैक्स की। तो दोस्तों जो आपके चालान का सीरियल नंबर और बीएसआर कोड होता है उससे रिकॉग्नाइज कर लेता है कि वो पेमेंट एडवांस टैक्स के लिए की गई थी या सेल्फ असेसमेंट टैक्स की, जो कि यहाँ शो करेगा। उसके बाद है टीडीएस एंड टीसीएस क्लेम, अगर अगर आपने पीछे वाले शेड्यूल्स में कुछ क्लेम किए होंगे तो यहाँ शो कर देगा। उसके बाद है टोटल टैक्सेस पेड, तो ये जो सारे टैक्सेस हैं टोटल करके यहाँ शो कर देगा। उसके बाद है अमाउंट पेबल, तो बेसिकली D11 माइनस D12। D11 क्या है बेसिकली देख लेते हैं। जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पार्ट में जो लास्ट में टोटल टैक्स एंड फीस इंटरेस्ट आएगा वही D11 है। उसमें से जो टोटल टैक्सेस हमने पेड कर चुके होंगे उसको यहाँ पे माइनस करके यहाँ शो कर देगा। बेसिकली जो आपको फाइनल अमाउंट और पे करना होगा, आपका जो अमाउंट पेबल अमाउंट होगा, तो यहाँ पे जीरो है क्योंकि अभी हमारा कोई टैक्स नहीं बन रहा है। अगर कोई टैक्स होता तो इस पार्ट में यहाँ पे ई पे टैक्स लिखा आ जाता, जिस पे क्लिक करके आप अपना बैलेंस टैक्स जमा कर सकते थे। और बैलेंस चेक जमा करने के बाद जो आपका जो टैक्स अमाउंट है वो टैक्स डिटेल वाले पार्ट में यहाँ पे नीचे इस वाले पार्ट में एज ए सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो कि ऑटो अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए वापस चलते हैं अपने टैक्स पेड वाले पार्ट में। और अगर ऐसा है कि आपका टोटल टैक्स कम बन रहा है और आपने एडवांस टैक्स ज़्यादा जमा कर दिया है या ज़्यादा टीडीएस ज़्यादा कटा है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है रिफंड वाले पार्ट में शो कर देगा, जो कि आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न फाइल करने के 3-4 महीने के बाद क्रेडिट हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है इस पेज का पार्ट ई अदर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको अपने सारे बैंक अकाउंट के डिटेल्स डालनी है जो कि आपने यूज़ किए हैं प्रीवियस ईयर डोरमेंट अकाउंट को छोड़ के। सबसे पहले आईएफएससी कोड डालेंगे, फिर बैंक का नाम, फिर अकाउंट नंबर एंड लास्ट में सिलेक्ट अकाउंट फॉर रिफंड क्रेडिट। अगर आप यहाँ एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट ऐड करने वाले हैं तो आपको यहाँ उस बैंक अकाउंट की डिटेल आगे चेक बॉक्स में टिक करना होगा जिस अकाउंट में आप अपना रिफंड चाहते हैं, अगर ऊपर बनेगा तो। उसके बाद लास्ट पार्ट है दोस्तों वेरिफिकेशन, जिसमें लिखा है आई डैश, यहाँ आपका नाम शो कर देगा, सन डॉटर ऑफ डैश, आपके फादर का नाम यहाँ शो करेगा। और अगर नहीं कर रहा है तो आप फिल कर सकते हैं solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provision of the Income Tax Act 1961। हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे रिटर्न में दी गई सारी डिटेल सही हैं एंड कंप्लीट हैं और एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से हैं। उसके बाद आई फर्दर डिक्लेयर दैट आई एम मेकिंग दिस रिटर्न इन माई कैपेसिटी एज, यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे सेल्फ एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर आप खुद अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सेल्फ सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप गार्जियन हैं किसी के और आपके माइनर चाइल्ड की इनकम आपको रिसीव होती है और आप ही एंटाइटल हैं उस इनकम के, तो आप उस केस में रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं खुद रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, मैं सेल्फ को सिलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद लिखा है आई आल्सो कम्पिटेंट टू मेक दिस रिटर्न एंड वेरीफाई इट, आई एम होल्डिंग पैन अकाउंट नंबर दिस। तो यहाँ हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम किस कैपेसिटी यानी किस पोजीशन से यहाँ रिटर्न बना रहे हैं, सेल्फ या रिप्रेजेंटेटिव। और हम यहाँ ये भी डिक्लेयर करेंगे कि हम इस रिटर्न को बनाने और वेरीफाई करने के लिए सक्षम हैं। उसके बाद हम यहाँ अपना पैन नंबर डाल देंगे, यहाँ अपना प्लेस डाल देंगे और डेट या ऑटो फिल कर देगा। उसके बाद सबसे लास्ट में वेरिफिकेशन ऑप्शन। तो दोस्तों हमारी रिटर्न रेडी हो गई है, अब हमें रिटर्न को सबमिट करनी है प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करके। तो रिटर्न सबमिट करने के बाद दोस्तों हम रिटर्न को वेरीफाई करवाना होता है। तो यहाँ ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें पूछ रहा है कि हम अपनी रिटर्न किस तरीके से वेरीफाई करवाना चाहेंगे। पहला है आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई, मतलब अगर आपने अभी ऑनलाइन वेरीफाई करवानी है आधार से, बैंक अकाउंट से या डिजिटल सिग्नेचर के तरीके से, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। पर उसके लिए ये सब चीज़ें आपके फाइलिंग पोर्टल से रजिस्टर्ड या वैलिडेट हुई होनी चाहिए। अगर नहीं है रजिस्टर्ड तो आप यहाँ ऊपर माई प्रोफाइल में जाके यहाँ से अपना आधार, यहाँ से अपना बैंक और यहाँ से अपना डीएससी रजिस्टर कर सकते हैं। और अब सेकंड ऑप्शन है आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। तो अगर आप अपनी रिटर्न ऑनलाइन वेरीफाई नहीं करवाना चाहते तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो आपके पास 120 दिन का टाइम होगा, आप 120 दिन के अंदर कभी भी रिटर्न ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आई डोंट वांट टू ई वेरीफाई एंड वुड लाइक टू सेंड साइन ITR 5 थ्रू नॉर्मल एंड स्पीड पोस्ट टू सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु। तो अगर आप ऑनलाइन वेरीफाई नहीं करवाना चाहते और चाहते हैं कि ITR 5 साइन करके आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु स्पीड पोस्ट से भेजें 120 दिन के अंदर अंदर, तो आप ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ITR 5 आपको रिटर्न फाइल करने के बाद मिलती है, जो कि रिटर्न फाइल हो जाने की कंफर्मेशन एक्नॉलेजमेंट होती है। दोस्तों ये 3 ऑप्शन में से जो आप चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रीव्यू पर क्लिक करके एक बार पूरी रिटर्न को रिव्यू कर सकते हैं और अपनी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। मैं अभी वेरीफाई नहीं करवाना चाहता तो मैं सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। तो चलिए क्लिक कर देते हैं प्रीव्यू एंड सबमिट पर।
देखिए पॉपअप सा आ गया है, कह रहा है ओके करिए सबमिशन करने के लिए और कैंसिल करिए अगर रिटर्न में वापस जाना है, तो मैं ओके कर दूंगा। ओके पे क्लिक करते ही देखिए पूरी रिटर्न खुल गई है प्रीव्यू वर्जन। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद जो लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सबमिट का, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी या कहीं रिटर्न सबमिट हो जाएगी। तो उसके बाद आपके पास 120 दिन का टाइम होगा जिसमें आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करवा सकते हैं। तो आप कैसे ई वेरीफाई कर सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं। तो यहाँ जो माई अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है इसमें ई वेरीफाई रिटर्न जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ नील दिखा रहा है क्योंकि अभी कोई रिटर्न नहीं है यहाँ पर वेरीफाई करवाने के लिए, पर आप जब फाइल कर देंगे तो यहाँ शो करेगा, फिर अपनी रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं आधार, बैंक या डीएससी से। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि रिटर्न कैसे ई वेरीफाई करते हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं जिसमें मैं रिटर्न को ई वेरीफाई करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, टेक केयर।